हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 को स्टार्ट किया था, जहां पे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटीज़ की एप्लीकेशंस को देखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को समझने से पहले अगर हम अपना चैप्टर 4 रिकॉल करें, हमने देखा था कि जो हमारा प्रोड्यूसर है या फिर जो हमारा सेलर है वो कब अपनी सप्लाई को ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, कब वो एक गुड को ज़्यादा बेचता है, जब उसके खुद के गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है या फिर उसके खुद के गुड के इनपुट का प्राइस कम हो जाता है या फिर उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो जाती है या फिर और भी अदर फैक्टर जिसकी वजह से वो अपने गुड को ज़्यादा बेचता है या फिर कम बेचता है। तो ये सब बातें जितनी भी हैं ये हमने चैप्टर 4 में क्वालिटेटिव बेसिस पे करी। मतलब कि हमने ये देखा कि कब हमारा प्रोड्यूसर ज़्यादा बेचता है या फिर कब हमारा प्रोड्यूसर कम बेचता है, बट हमने क्वांटिटी में बात ही नहीं करी उसकी कि वो कितनी ज़्यादा और कितनी कम बेचता है। तो अगेन हम इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट लगा के समझेंगे कि हमारी जो सप्लाई है वो कितनी इंक्रीज और कितनी डिक्रीज हो रही है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या शो करता है, वो हमारे चेंज को शो करता है सप्लाई में। हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड में कितना चेंज आया वो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शो करता है। अगर हम अपने चैप्टर 4 की बात करें तो वो हमेशा हमें डायरेक्शन बताता था। वो हमें हमेशा डायरेक्शन बताता था कि हमारी सप्लाई इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई। लेकिन इस चैप्टर में हम मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे कि वो कितनी ज़्यादा और कम हुई है, हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये तो हो गई हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात, लेकिन अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की तो हमें पता है कि जो हमारा प्राइस है और जो हमारी सप्लाई है इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब कि जब हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है और जब हमारा प्राइस कम होता है तो हमारी सप्लाई भी कम हो जाती है। अब प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से हमारी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज तो हो रही है, बट अगेन कितनी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शो करता है। इलास्टिसिटी इन दोनों के बीच का चेंज शो करता है कि मान लो प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, बट वो कितनी इंक्रीज हो रही है वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शो करता है। सिमिलरली अगर हमारा प्राइस कम हो रहा है तो हमारी सप्लाई भी कम हो रही है, बट वो कितनी कम हो रही है प्राइस के कम होने से, ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शो करता है। अब अगर हम बात करें इलास्टिसिटीज़ की तो हमें यहाँ पे दो तरीके की इलास्टिसिटीज़ गिवन है, एक है इलास्टिक और एक है इनइलास्टिक। अगर हम बात करें इलास्टिक की, मतलब कि जब हम बोलें कि किसी गुड की सप्लाई इलास्टिक है तो उसका क्या मतलब होगा कि उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से जो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है। अब अगर हम बात करें इनइलास्टिक की, मतलब कि हम बोलें कि किसी गुड की सप्लाई इनइलास्टिक है तो उसका क्या मतलब होगा कि उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई है वो लेस रिस्पॉन्स कर रही है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की इनइलास्टिक में तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लैंड का। अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो हम लैंड की सप्लाई को इंक्रीज तो कर नहीं सकते क्योंकि लैंड तो अपने में ही एक लिमिटेड गुड है। तो मतलब कि अगर हमारा प्राइस में कोई भी चेंज आएगा तो हम अपने इस फैक्टर को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब कि इस केस में हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो लेस रिस्पॉन्स कर रही है, या तो उसमें थोड़े बहुत चेंज आ रहे हैं या फिर उसमें बिल्कुल चेंज ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम बात करें उन गुड्स की जिनकी सप्लाई इलास्टिक होती है, मतलब कि प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है, तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब जो भी गुड खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लोग, उसमें वो अपनी सप्लाई को छेड़ सकते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो हम अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज कर देंगे।
बनाने लगेंगे उन गुड्स को और अगर हमारा प्राइस कम होगा तो हम अपनी सप्लाई को भी कम कर देंगे। इस केस में हम अपने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लैंड को तो बड़ा और छोटा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो फिक्स्ड है एक तरीके से। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में और भी एग्जांपल लें तो हम ले सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लो जो भी हम बनाते हैं, कार्स ले लो या फिर टेलीविज़न ले लो या फिर बुक्स ले लो, ब्रश ले लो, कुछ भी ले लो। तो जितने भी गुड्स हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें हम अपनी सप्लाई को छेड़ सकते हैं, लेकिन जो अपने आप में ही फिक्स्ड है उसकी हम सप्लाई में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें इन इलास्टिक गुड्स की जिनके प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो वहाँ पे हम लैंड की बात कर सकते हैं। लेकिन जिस केसेस में प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है, वहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का। नाउ अगर हम बात करें अब की फैक्टर की या फिर की डिटर्मिनेंट की जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को शो करता है, तो वो है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में बेसिकली जो हमारी सप्लाई होती है वो इनइलास्टिक होती है। अब शॉर्ट रन में हमारी सप्लाई इनइलास्टिक क्यों होती है? क्योंकि मान लो हमारा लेट सपोज प्राइस बढ़ गया, अब उसके रिस्पॉन्स में हमें अपनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो शॉर्ट रन में हम अपनी सप्लाई को इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। मान लो अगर हमें सप्लाई इंक्रीज करनी है तो उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें महंगी महंगी मशीन्स और ख़रीदनी पड़ेंगी। मान लो हमारे पास एक लैंड है जिस पे हम काम कर रहे हैं और हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा एरिया चाहिए, तो हम न्यू बिल्डिंग को शॉर्ट रन में तो नहीं खरीद सकते। तो शॉर्ट रन में हम अपनी सप्लाई को इतना इंक्रीज नहीं कर सकते, इतना छेड़ नहीं पाते। लेकिन इन लॉन्ग रन जो हमारी सप्लाई होती है वो इलास्टिक हो जाती है। अब लॉन्ग रन में हमारी सप्लाई इलास्टिक क्यों होती है? शॉर्ट रन में तो क्या हो रहा था कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक बंदा एकदम से न्यू फैक्ट्रीज तो नहीं खोल सकता अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, न्यू मशीनरीज इक्विपमेंट्स तो नहीं खरीद सकता एकदम से अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम तुम ये सब चेंजेस को ईजिली कर सकते हो। एक लॉन्ग रन में एक फर्म इतनी केपेबल हो जाती है कि वो न्यू फैक्ट्रीज को ओपन कर सके, न्यू मशीनरीज को खरीद सके। तो इन लॉन्ग रन हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इलास्टिक होती है, मतलब कि प्राइस में चेंज आने की वजह से जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है। लेकिन इन शॉर्ट रन सप्लाई हमारी इनइलास्टिक होती है और वो प्राइस के चेंज होने की वजह से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती, हमारी सप्लाई में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। यहाँ पे पीछे वही सेम बातें लिखी हुई हैं जो अभी हमने करी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या मेजर करता है कि जब भी हमारे प्राइस में चेंजेस आने की वजह से जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई रिस्पॉन्स करती है वो कितना रिस्पॉन्स करती है, प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाई कितनी चेंज होती है, वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करता है। हमने देख लिया इलास्टिक और इनइलास्टिक सप्लाई को। हमने देख लिया कि जो हमारे लैंड है उसकी सप्लाई इनइलास्टिक है और जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनकी सप्लाई इलास्टिक है। अगर हम बात करें अपने की डिटर्मिनेंट की, तो हमने यहाँ पे देख लिया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज़ द मेन फैक्टर जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को चेंज करता है, क्योंकि इन शॉर्ट रन हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अलग होती है और इन लॉन्ग रन हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अलग होती है। अच्छा, वन मोर थिंग कि जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो डिपेंड करती है एक सेलर की फ्लेक्सिबिलिटी पर कि वो जो गुड प्रोड्यूस कर रहा है उसको वो कितना चेंज कर सकता है। अगेन इसमें एग्जांपल के तौर पे जो हमने देखा कि जो लैंड है उसको वो चेंज नहीं कर सकता, लैंड की ना तो वो सप्लाई को इंक्रीज कर सकता ज़्यादा, ना वो डिक्रीज कर सकता। तो उस केस में हमारी जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है, प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले। लेकिन अगर हम बात करें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, तो उस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इलास्टिक होती है, मतलब कि हमारे प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी जो सप्लाई है वो उस केस में ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी। तो ये था हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इसके डिटर्मिनेंट्स। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूले की, तो ये बिल्कुल सेम है, बस हमारा डिमांड की जगह सप्लाई आ जाएगा। तो हमारा न्यूमरेटर में होता था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड।
और हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नाउ अब अगर हम बात करें इसके मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले की, तो उसके न्यूमरेटर में क्या होता था, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय इनका एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100, और हमारे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय इनका एवरेज इनटू में 100। अच्छा, अपनी लास्ट वीडियो में जब मैंने ये फॉर्मूला डिमांड के लिए लिखा था तो उसमें मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करना भूल गई थी, बट एनीवेज हमारा जो आंसर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अगर हमें मान लो दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए जब हमारी सप्लाई 9000 है और हमारा जो प्राइस है वो 2.85 है। पॉइंट बी जब हमारी सप्लाई 11,000 है और हमारा प्राइस 3.15 है। अगेन अगर हम इसमें ए टू बी और बी टू ए देखें तो हमने इस बार एवरेज वाला फॉर्मूला लगाया है, तो दोनों साइड हमारा सेम आंसर आएगा। अगर हम इसको ए टू बी कैलकुलेट करें, ए टू बी, तो ये हमारा प्राइस हो गया, ये हमारी क्वांटिटी हो गई। ए टू बी में हमारा जो प्राइस है वो पहले 2.85 था और उसके बाद 3.15 हो गया। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो हमारी क्वांटिटी पहले 9000 थी और हमारी आफ्टर क्वांटिटी 11,000 है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई क्योंकि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ पे जो हमारा ये है, ये हमारा P0 हो गया, ये हमारा Q0 हो गया, ये हमारा P1 हो गया और ये हमारा Q1 हो गया। अब अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करें तो हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो यहाँ पे आ जाएगा 11,000 माइनस 9,000 डिवाइडेड बाय 11,000 प्लस 9,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 100, फिर इस पूरे का डिवाइडेड बाय 3.15 माइनस 2.85 डिवाइडेड बाय 3.15 प्लस 2.85 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारा यहाँ पे 2000 आ गया। अगर हम 11,000 और 9,000 को ऐड करें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। नीचे हमारा आ जाएगा 3.15 माइनस 2.85, तो वो हो जाएगा 0.3, और यहाँ पे 3.15 प्लस 2.85 हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6, और उसके नीचे डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 100। अगर हम इसको यहाँ पे काटा पिटी करें तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल 2, यहाँ पे 0 से 2 कैंसिल अगेन। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारा आ गया 20% डिवाइडेड बाय 10%। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस केस में हो गई 2। अब ये 2 यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि हमारे प्राइस में जो चेंजेस आए उससे डबल हमारी सप्लाई चेंज हुई। दूसरी चीज़ अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे हमारा कोई माइनस साइन नहीं आया। हम डिमांड और प्राइस का जब रिलेशन देखते हैं तो उसमें नेगेटिव हमारी इलास्टिसिटी आती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो वहाँ पे नेगेटिव इसलिए आती है क्योंकि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं इनकम के साथ इन्फीरियर गुड का रिलेशन, तो इस केस में हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी वो भी नेगेटिव आती थी, लेकिन अगर हम इनकम के साथ सब्सटीट्यूट गुड का रिलेशन देखते थे और सब इनकम के साथ सब्सटीट्यूट गुड की इलास्टिसिटीज़ को निकालते थे तो वहाँ पे हमारी पॉजिटिव आती थी क्योंकि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन था। तो इस केस में भी हमारी पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि हमारा प्राइस का सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। नाउ अब अगर हम देखें B2A, ये हमने ले लिया यहाँ पे प्राइस, ये हमने ले लिया यहाँ पे क्वांटिटी।
B2A में हमारा जो प्राइस है वो कम हो रहा है और हमारी उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई कम हो रही है। तो यहाँ पे हमारा 3.15 है और यहाँ पे हमारा 2.85 है। क्वांटिटी सप्लाइड अब यहाँ पे ऊपर 11,000 है और नीचे यहाँ पे 9,000 है। हमारी प्राइस कम हो गया और हमारे यहाँ पे इस वजह से सप्लाई भी कम हो गई। अब अगर हम इनको मार्क करें तो ये हमारा इस बार P0 है और ये हमारा इस बार P1 है फाइनल प्राइस, और ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी है Q0 और ये हमारी आफ्टर क्वांटिटी है Q1। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम फॉर्मूले में पुट कर दें तो इस बार आ जाएगा 9,000 डिवाइडेड बाय 11,000 डिवाइडेड बाय इसका एवरेज हमने देख लिया कि 10,000 है इंटू 100। एवरेज तो हमारा दोनों केसेस में सेम रहेगा। नाउ यहाँ पे आ जाएगा 2.85 माइनस 1.35 डिवाइडेड बाय अगेन इसका एवरेज, और इसका एवरेज हमने देखा था कि वो 6/2 था, इनटू में 100। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू में 100, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख दिया और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 100। अगर हम इसको यहाँ पे काटा पिटी करें तो 2 0 से यहाँ पे 2 0 गए और यहाँ से 2 0 से ये वाले 2 0 चले गए। यहाँ पे हमने पॉइंट हटा के नीचे 0 ले लिया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा न्यूमरेटर में 20% है और डिनोमिनेटर में 10% है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारे 10% प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाइड 20% चेंज हुई है। अगर हम इसको और भी सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारी प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड 2 टाइम्स चेंज हुई है। अगर हम बात करें चेंज की तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन दोनों जगह क्यों आया, ऑल्दो वो कैंसिल आउट हो गया, बट आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी प्राइस भी फॉल कर रहा है और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी भी फॉल कर रही है सप्लाई की। तो यहाँ पे हमारे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस साइन आया और वो कैंसिल आउट हो गया। बट इस केस में हमारी दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही थी तो कहीं पे भी माइनस साइन नहीं आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो A to B और B to A दोनों ही सेम आई है सिचुएशन में। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डिग्री की तो यहाँ पे एक बार अगर हम इसका फॉर्मूला लिख लें पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, तो यहाँ पे आता था हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमने यहाँ पे ले लिया इसको न्यूमरेटर और ये हमारा था डिनोमिनेटर। केस 1 इन इलास्टिक सप्लाई। इस केस में जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो लेस देन 1 होती है। ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारा डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा न्यूमरेटर से, मतलब कि हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू भी समझे तो ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पे हमने ले लिया इनिशियल प्राइस और यहाँ पे हमने ले लिया इनिशियल क्वांटिटी। अगर हमें प्राइस में ज़्यादा चेंज शो करना है तो हम अपने प्राइस को यहाँ ले लेते हैं, और क्वांटिटी में कम शो करना है चेंज तो उसको पास में ले लेते हैं। अगर हम इनकी लाइंस को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से आएंगी। ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व हो गया। अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व इसलिए है क्योंकि वो पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो प्राइस में चेंज है वो इतना ज़्यादा है और जो हमारी सप्लाई में चेंज है वो सिर्फ इतना सा है। यहाँ पे हमारा जो सप्लाई कर्व है वो स्टीपर है। मैंने बताया भी था कि जब भी हमारी इनइलास्टिक की बात होती है तो इनइलास्टिक की स्पेलिंग में भी आई आता है, और इनइलास्टिक की जब भी बात होगी तो हमारा जो कर्व है वो थोड़ा आई जैसा होगा। तो हम देख सकते हैं कि इस केस में हमारी जो सप्लाई कर्व है वो थोड़ी आई जैसी है, स्टीपर है, खड़ी हुई है। नाउ केस 2 इलास्टिक सप्लाई।
इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ग्रेटर देन 1 होती है। मतलब कि इस केस में हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। मतलब कि हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये हमने बना दिया, यहाँ पे हमने ले लिया इनिशियल प्राइस, यहाँ पे हमने ले ली इनिशियल क्वांटिटी। इस केस में हमें क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज दिखाना है तो क्वांटिटी को यहाँ पे ले लेते हैं, न्यू वाली को दूर, और हमें प्राइस में कम चेंज दिखाना है तो न्यू प्राइस को पास में ले लेते हैं। अगर हम इनकी लाइंस को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व हो गया। हम देख सकते हैं कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई में इतना ज़्यादा चेंज आया और हमारे प्राइस में सिर्फ इतना सा चेंज आया। इस केस में हमारा जो सप्लाई कर्व है वो फ्लैटर है, मतलब कि वो लोटा हुआ है। नाउ केस 3, यूनिट इलास्टिक सप्लाई। इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इक्वल टू 1 होती है। मतलब कि हमारा न्यूमरेटर इस केस में डिनोमिनेटर के बिल्कुल इक्वल है। मतलब हमारा जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो बिल्कुल इक्वल है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये मान लो हमारा इनिशियल प्राइस हो गया, ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी हो गई। अब हमें सेम चेंज शो करना है तो हम इनको सेम डिस्टेंस पे ले लेंगे। ये हमने यहाँ पे ले लिया प्राइस 1 और यहाँ पे हमने ले लिया क्वांटिटी 1। अब अगर हम इनकी लाइंस को ड्रॉ करें तो ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना हमारा प्राइस में चेंज है उतना ही हमारा क्वांटिटी में चेंज है। इस केस में जो हमारा सप्लाई कर्व है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। आगे देखते हैं बाकी 2 केसेस। अब आगे जो 2 केसेस हम देखेंगे वो दोनों केसेस इमेजिनरी होते हैं। मतलब कि इन रियल लाइफ ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। अगर हम अपने केस 4 की बात करें, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो इक्वल्स टू 0 होती है। 0 कब होगी? जब हमारा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। मतलब कि इस केस में हमारी जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो 0 है। अब अगर हमें अपनी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं दिखाना तो हम उसको ग्राफ में फिक्स ले लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे हमने अपनी सप्लाई को बिल्कुल फिक्स ले लिया, फिक्स क्वांटिटी हो गई। तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंट प्राइजेस पे हमारी जो सप्लाई है वो कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही है। तो इस केस में हमारी जो सप्लाई है वो वर्टिकल होती है, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। अगर हम बात करें केस 5 की, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, तो इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी तब होगी जब हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। मतलब ऊपर कोई भी वैल्यू हो लेकिन हमारे नीचे 0 आ जाएगी तो ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। मतलब कि हमारा इस केस में परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 है। मतलब हमारे प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर हम इसको ग्राफ में देखें तो हमें प्राइस में कोई भी चेंज नहीं दिखाना, तो हमने अपने प्राइस को फिक्स ले लिया। तो हम देख सकते हैं कि हमारा प्राइस फिक्स है, बट यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटी पे जो हमारा प्राइस है वो बिल्कुल सेम है। तो इस केस में जो हमारा सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों सिचुएशन है ये हमारी बिल्कुल इमेजिनरी है, क्योंकि इन रियल लाइफ हमारी परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 0 कभी नहीं होती है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हमारे प्राइस में भी कोई चेंज ना आए। तो इन दोनों सिचुएशंस को हम बोलते हैं कि ये जो दोनों सिचुएशंस है ये हमारी इमेजिनरी सिचुएशंस है। अब आगे देखते हैं। ओके, अब हम 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखेंगे जिसमें हमने अभी तक जितना भी कवर किया है वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। एप्लीकेशन 1,
कैन अ गुड न्यूज़ फॉर फार्मिंग बी अ बैड न्यूज़ फॉर फार्मर्स? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले अगर हम पहले अपनी केस स्टडी को समझें एक बार, तो इसमें हमें एक फार्मर गिवन है जो वीट प्रोड्यूस करता है और मार्केट में एक न्यू हाइब्रिड वे आई है वीट को प्रोड्यूस करने की, जिससे हमारी मार्केट की जो प्रोडक्टिविटी है वीट को लेकर वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे ये जो न्यू हाइब्रिड वे आई, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारी वीट को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, इससे हमारे वीट के फार्मर्स को और मार्केट फॉर वीट पे क्या इम्पैक्ट हुआ। अब इसको जानने के लिए हमने चैप्टर 4 में 3 स्टेप्स देखे थे कि पहले हम देखते हैं कि हमारी डिमांड सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर हम देखते हैं कि जिस पे भी फ़र्क पड़ेगा वो इंक्रीज या डिक्रीज होने से कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। थर्ड पॉइंट में हम दोनों सिचुएशन को ड्रॉ कर देते हैं, इनिशियल और आफ्टर को, और देखते हैं कि हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आए हैं। तो अगर हम बात करें अपने एग्जाम्पल की, अपनी केस स्टडी की, तो इसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो गई। अब टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हुई है तो हमें पता है कि ये हमारे अदर फैक्टर्स में आता है। किसके? सप्लाई के। हमने कि ऑलरेडी चैप्टर 4 में डिटेल में किया हुआ है कि जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। तो पहला पॉइंट तो हमें पता चल गया कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है तो उसमें हमारी सप्लाई में चेंज आए हैं और हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। सेकंड पॉइंट में अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो मतलब वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। थर्ड पॉइंट में हम इसको ड्रॉ करते थे, पहले नॉर्मल सिचुएशन और फिर आफ्टर शिफ्ट कि हमारा इक्विलिब्रियम कैसे चेंज हुआ। अब यहाँ पे ड्रॉ करने से पहले अगर हम कर्व की बात करें तो इस केस में जो हमारा सप्लाई कर्व है वो इनइलास्टिक होता है। अगर हम बात करें रीज़न की तो हमारी जो सप्लाई फॉर वीट है वो किस पे डिपेंड है? वो सबसे ज़्यादा नेचर पे डिपेंड है। जिस दिन हमारी मस्त धूप निकल गई उस दिन तो मान लो हमारी जो वीट है वो अच्छे से ग्रो हो गई, लेकिन मान लो कि किसी दिन हमारी हैवी रेन हो गई तो उस दिन तो हमारी आधी क्रॉप वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जानी है। तो हमारी जो सप्लाई फॉर वीट है वो बहुत ज़्यादा नेचर पे डिपेंड है। हम अपनी मर्जी से अपनी सप्लाई को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बट नेचर कर सकता है, वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है और अगर वो चाहे तो उसे वो अच्छे से ग्रो करवा सकता है। तो हमारी जो सप्लाई फॉर वीट है वो इनइलास्टिक होती है। अब अगर सप्लाई इनइलास्टिक है तो जो सप्लाई का कर्व है वो कुछ स्टीपर होगा, मतलब वो खड़ा हुआ होगा इस तरीके से। अब अगर हम बात करें डिमांड कर्व की तो डिमांड कर्व भी इस केस में, वीट के केस में इनइलास्टिक होती है। अगर हम इसके रीज़न की भी बात करें तो हमें पता है कि जो वीट है वो इसेंशियल गुड्स में आता है। हमने पढ़ा भी हुआ है कि जो हमारी इसेंशियल गुड्स होती है उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। फूड की डिमांड जो होती है वो बेसिकली हमेशा इनइलास्टिक ही होती है। रीज़न बीइंग कि अगर कोई हमारा फूड का प्राइस हाई पे करने लगे, स्टिल हम फूड तो खाएंगे ही ना, तो हम उसकी डिमांड को ज़्यादा चेंज नहीं करते। डिमांड में बहुत कम चेंज आता है प्राइस के चेंज होने से। सिमिलरली अगर प्राइस कम भी हो जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि तुम दिन की पहले 6 रोटी खा रहे थे और प्राइस कम हो गया तो तुम 10 खाने लगोगे। नहीं, हमारी डिमांड पे ज़्यादा बिल्कुल फ़र्क नहीं आता है। कोई भी अपनी डिमांड को इतना ज़्यादा चेंज नहीं करता है। तो डिमांड भी इस केस में, वीट के केस में इनइलास्टिक है और सप्लाई भी इस केस में इनइलास्टिक है। अगर हमारी डिमांड इनइलास्टिक है तो इसका कर्व भी जो है वो थोड़ा आई की तरह बनेगा, स्टीपर बनेगा। तो ये हमारी कर्व की बात हो गई। अब हम अपने वापस पॉइंट 3 पे आते हैं, ड्रॉ करने वाली सिचुएशन पे। तो अब हम इन दोनों का कर्व ड्रॉ करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। मान लो ये हमारा कर्व है। अब हमें इस पे डिमांड और सप्लाई स्टीपर ड्रॉ करनी है, तो ये हमारी डाउनवर्ड डिमांड कर्व हो गई, ये हमारा स्टीपर अपवर्ड सप्लाई हो गई। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिमांड, यहाँ पे हम लिख देते हैं सप्लाई। जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया इनिशियल। इस पॉइंट पर ये हमारी क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम, मान लो ये है 100, और इस पॉइंट पे हम प्राइस ले लेते हैं, मान लो 3। ये हमारी इनिशियल सिचुएशन हो गई।
अगर हम बात करें आफ्टर सिचुएशन की, तो हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है और वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, तो उसे राइटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। मान लो ये हमारी न्यू सप्लाई हो गई, हमारी सप्लाई S से S1 पर शिफ्ट हो गई राइटवर्ड। इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है, मान लो उसे वो 110 हो गई। हमारी क्वांटिटी हम देख सकते हैं कि वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अगर हम बात करें प्राइस की, तो हमारा जो प्राइस है वो पहले से फॉल कर गया। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 2, तो हम देख सकते हैं कि हमारा प्राइस कम हो गया और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। नाउ अब अगर हम वापस क्वेश्चन पे आए, तो हमारा क्वेश्चन था कि कैन अ गुड न्यूज़ फॉर फार्मिंग बी अ बैड न्यूज़ फॉर फार्मर्स। हाइब्रिड मोड के आने से जिससे हमारी वीट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, ये तो गुड न्यूज़ थी फार्मिंग की, तो बैड न्यूज़ फॉर फार्मर क्यों बोल रहे हैं? तो अगर हम उसे देखें, तो हम पहले सिचुएशन में अगर फार्मर का टोटल रेवेन्यू निकाले, तो ये हमारा हो गया टोटल रेवेन्यू इनिशियल वाला पहली सिचुएशन में। तो यहाँ पे P इंटू क्यू अगर हम करें, तो पहले हमारा प्राइस था 3 रुपये, जिस पे हम 100 यूनिट्स को बेच रहे थे। तो यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू फार्मर को मिल रहा था वो था 300। अगर हम फार्मर का टेक्नोलॉजी इम्प्रूव के बाद टोटल रेवेन्यू देखें, तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा, ये ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा P1 इंटू Q1। तो हमारा प्राइस जो है वो कम हो गया और हमारी क्वांटिटी जो है वो 110 हो गई। इस केस में हमारा जो टोटल रेवेन्यू है फार्मर का वो 220 है। तो प्राइस कम होने की वजह से उसका टोटल रेवेन्यू भी कम हो गया। और ये हमने पढ़ा भी हुआ है कि जब हमारी डिमांड इनइलास्टिक होती है, तो हमारा जो प्राइस है और जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इस केस में भी वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। प्राइस कम हुआ तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो भी कम हो गया, और इस केस में हमारी जो डिमांड है वो भी इनइलास्टिक है। तो अगर हम पूरी केस स्टडी को समराइज करें, तो हुआ क्या, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई और फार्मर ने वो अडॉप्ट करी, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई इंक्रीज हो गई, और सप्लाई इंक्रीज होते ही उसने देखा कि उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो कम हो गया। अब बात आती है कि अगर उसका टोटल रेवेन्यू कम ही हो रहा है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव ही ना करे ना, अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज ही ना करे, अपना टोटल रेवेन्यू पुराना वाला एंजॉय करे। इसमें तो क्योंकि उसे नुकसान ही हो रहा है अगर उसका रेवेन्यू कम हो रहा है तो। बट हमें पता है कि जो हमारी मार्केट है वो सिंगल बायर और सिंगल सेलर से इन्फ्लुएंस नहीं होती। हो सकता है कि ये अडॉप्ट नहीं करता न्यू टेक्नोलॉजी, बट जितने बाकी और सेलर्स हैं वो तो करते ना। तो इसके करने ना करने से पूरी मार्केट के प्राइस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होती है वो प्राइस टेकर होती है। मतलब कि जो मार्केट में प्राइस होगा वो ही सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक भी सिंगल बायर और सेलर जो है उस प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर पूरी मार्केट में कोई भी सेलर अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव ना करे, तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो भी शिफ्ट नहीं होगा, और सब अपना पुराना प्राइस और पुरानी क्वांटिटी पे हाई प्राइस चार्ज करके अपना टोटल रेवेन्यू जिसमें ज़्यादा है उसको एंजॉय कर रहे होते। बट अगर तुम सिंगल सेलर हो और तुम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो तुम्हारी जो सप्लाई है वो बाकियों के कंपैरिजन से कम होगी, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, और तुम इस केस में मार्केट के प्राइस को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और जो मार्केट का प्राइस है वो तो ऑलरेडी कम हो गया। तो कम प्राइस में तुम कम तो बेचोगे नहीं। तो इस केस में बेटर क्या है कि तुम भी अपना जो हाइब्रिड मोड है उसको एक्सेप्ट कर लो। तो ये थी हमारी पूरी केस स्टडी, और ये जो पूरा एग्जाम्पल था ये हाइपोथेटिकल था, बट अगेन ये हमारी एक हिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। वो हम आगे देखते हैं। हमारी यूएस की इकनॉमी में जो मेजर चेंजेस आए थे पास्ट सेंचुरी में, उसको समझने में ये जो एग्जाम्पल है हाइपोथेटिकल जिसकी हमने बात करी पीछे, वो मदद करता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि
200 साल पहले जितने भी अमेरिकन्स थे वो फार्मिंग ही करते थे और वो अपनी नेशन की पॉपुलेशन के लिए फूड को प्रोड्यूस करते थे थ्रू फार्मिंग। बट जैसे ही वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी आई जिससे हमारी फार्मिंग की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई, तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन की जो सप्लाई है, फूड की जो सप्लाई है वो तो इंक्रीज़ हो गई, बट अगेन जो डिमांड है वो तो इनइलास्टिक है। सप्लाई इंक्रीज़ होएगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगेंगे, डिमांड तो वो उतनी करेंगे जितनी उन्हें भूख होगी। तो अगेन हमारी इस केस में जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, तो इस वजह से जो प्राइस है वो भी कम हो गया और जो फार्मर्स का रेवेन्यू है वो भी कम हो गया। अब रेवेन्यू कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, तो जो फार्मर्स हैं वो अपनी फार्मिंग को छोड़ने लगे। तो काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंट हुए कि उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया और उन्होंने फार्मिंग अपनी बंद कर दी। अगर हम बात करें 1950 की, तो उसमें 10 मिलियन लोग ऐसे थे जो फार्मिंग करते थे, जो कि हमारी 17% लेबर फोर्स में आता था। लेकिन 2004 में सिर्फ 3 मिलियन लोग ही फार्म में काम करने लगे और बाकी सब ने छोड़ दिया, जो कि सिर्फ हमारी लेबर फोर्स की 2% पॉपुलेशन थी। तो ये हमारा वही चेंज शो करता है कि कैसे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई जिसकी वजह से लोगों ने बंद कर दिया फार्मिंग करना। अब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 70% लोगों ने तो अपना ड्रॉप कर दिया फार्मिंग, स्टिल 2004 में जो हमारी प्रोडक्शन थी, जो हमारा आउटपुट था वो डबल था एज़ कम्पेयर टू 1950, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई थी। तो फ़र्क नहीं पड़ा कि कितने लोगों ने ड्रॉप करा, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि हमारी सप्लाई फिर भी एज़ कम्पेयर टू 1950 डबल ही थी 2004 में। अब ये जो हमारी पूरी केस स्टडी है ये हमारी पैराडॉक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी समझने में भी हेल्प करता है कि कुछ सर्टेन ऐसे फार्म प्रोग्राम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फार्मर्स को बेटर ऑफ करने में। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि वो अपने लैंड को एफिशिएंटली यूज़ नहीं करते, जितनी वो प्रोडक्शन कर सकते हैं उससे वो जानबूझ के कम करते हैं, वो अपनी सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं। अब ऑफकोर्स सप्लाई कम हो जाएगी और हमारी डिमांड तो इनइलास्टिक है, जिसको 10 यूनिट चाहिए तो उसको तो 10 यूनिट ही चाहिए ना, लेकिन सप्लाई कम है तो उसको ये 10 यूनिट महंगे पड़ेंगे। तो सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस जो है उनका इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो उनका टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम बात करें सिंगल फार्मर की, तो अगर सिंगल फार्मर अपनी सप्लाई को कम करेगा तो पूरी मार्केट में कोई भी फ़र्क नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट का प्राइस जो है वो एक सिंगल सेलर से बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला। लेकिन यस, अगर सारे फार्मर्स टुगेदर अपनी सप्लाई को कम करेंगे तो हर फार्मर बेटर ऑफ हो पाएगा, हर फार्मर जो है टोटल रेवेन्यू उसका ज़्यादा होएगा, वो ज़्यादा चार्ज कर पाएगा प्राइस। अब इसमें दो सिचुएशन आ गई, या तो फार्मर का भला कर लो या फिर तुम पब्लिक का भला कर लो, मतलब कि या तो प्रोड्यूसर का देख लो या फिर तुम कंज्यूमर का देख लो। अगर हम वो चीज़ देखें जो फार्मर के लिए बेनिफिट है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, सोसाइटी के लिए भी गुड होगी। अगर हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे फार्मर की, तो वो फार्मर के लिए बैड है, क्योंकि ऑफकोर्स उनका टोटल रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा। बट हमें एज अ कंज्यूमर वो जो गुड है, वो जो वीट है वो सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो फार्मर का टोटल रेवेन्यू कम होगा और हमारा जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसका उल्टा देखें, तो अगर फार्मर का टोटल रेवेन्यू हमें इंक्रीज करना पड़ेगा तो हमें अपना जो खुद का प्राइस हम एज अ कंज्यूमर पे करेंगे वो हमें हाई पे करना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर पॉलिसी एम करेगी कि हम सप्लाई को कम करके राइज कर दें फार्मर की इनकम को, तो हमें एक्सपेंस ज़्यादा करने पड़ेंगे, हमें हमारा प्राइस जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। अब अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर करें कि कैन अ गुड न्यूज़ फॉर फार्मिंग बी अ बैड न्यूज़ फॉर फार्मर्स, तो इसका आंसर होगा ऑफ कोर्स यस, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये फार्मर को वर्स ऑफ कर रही है और उसका रीज़न मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन करा। तो हम इस पूरे रीज़न को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे फार्मर को जो है पूरा नुकसान हो रहा है। आगे देखते हैं आप। Application 2. Why did OPEC fail to keep the price of oil high? अगेन हम इसका जो आंसर है वो एट द एंड देंगे, अभी हम पहले इसकी केस स्टडी को समझते हैं। अगर हम बात करें OPEC की, तो इसमें टोटल 5 कंट्रीज़ आती है। इन 1970 टोटल 5 कंट्रीज़ जो ऑयल और पेट्रोलियम की प्रोडक्शन करती थी, उन्होंने आपस में मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई थी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए डिसाइड करा कि ये वर्ल्ड में ऑयल का जो प्राइस है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। अब ऑयल का प्राइस खुद से तो इंक्रीज़ नहीं हो जाएगा, तो इन्होंने उसके लिए प्लान करा कि हम सारे साथ में
एक साथ मिलकर अपनी जो ऑयल की सप्लाई है उसको कम कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ऑयल का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इन 1973 टू 74 इन्होंने अपना जो प्राइस है वो बढ़ा दिया मोर देन 50%। फिर आगे के कुछ सालों में इन्होंने अपना जो प्राइस है वो फिर से मोर देन 50% बढ़ाया। देन इन 1979 टू 81 इन्होंने अपना जो प्राइस है वो बिल्कुल डबल ही कर दिया। अब इतना प्राइस इन्होंने इंक्रीज कर दिया कि OPEC जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनसे वो इतना हाई प्राइस जो है वो मेंटेन ही नहीं हुआ। देन फिर जब 1982 टू 85 क्या हुआ, जो ऑयल का प्राइस है वो कम होता चला गया और वो 10% कम हो गया। अब इतने टाइम से तो इनका प्राइस इंक्रीज हो रहा था, इनकी मस्त इनकम आ रही थी। देन जैसे ही प्राइस 10% से कम हुआ, इन सब जो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कंट्रीज थी इनको बड़ा आपस में डिससेटिस्फैक्शन हुआ और उस डिससेटिस्फैक्शन से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई, लड़ाइयाँ हुई। देन इन 1986 इन्होंने बिल्कुल ही वो ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दी। अब ऑर्गेनाइजेशन तो साथ नहीं रही, प्राइस जो है वो कम होता चला गया। देन इन 1990 जो प्राइस है ऑयल का वो बिल्कुल एग्जैक्टली हो गया जितना 1970 में था। मतलब जहां से स्टार्ट करा था यहाँ से और 1990 पे आके सेम प्राइस हो गया। अब उसके बाद वाले पीरियड में जितने भी पीरियड्स आए उसमें प्राइस तो इंक्रीज हुआ, बट कभी भी उन्होंने फिर से ये बेवकूफ़ी नहीं करी। कभी भी उन्होंने 1981 मतलब 1981 में उन्होंने अपना प्राइस जो है वो बिल्कुल ही डबल कर दिया था। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी बेवकूफ़ी उन्होंने फिर से नहीं करी। प्राइस जो है वो नॉर्मली इंक्रीज करा उन्होंने, बट इतना कभी नहीं करा। अब ये पूरा सीन हुआ क्या, तो वो डिपेंड करता है इन दोनों ईयर्स पे। अब 1970 और 1980 के टाइम पीरियड में क्या हुआ, इनको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का पंगा पड़ गया, भारी पड़ गया इनको। अब इस पूरी केस स्टडी को हम आगे और क्लोजली विद डायग्राम समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अगर हम बात करें शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में जो हमारी सप्लाई थी ऑयल के लिए वो इनइलास्टिक थी। अगर हम बात करें रीज़न की, तो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि एक फर्म को, एक फैक्ट्री को बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं शॉर्ट रन में अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि शॉर्ट रन में वो एकदम से अपनी मशीनरीज को इंक्रीज़ नहीं कर सकती, अपनी फैक्ट्रीज को इंक्रीज़ नहीं कर सकती। तो शॉर्ट रन में उनकी जो सप्लाई होती है वो इनइलास्टिक होती है। अगर हम बात करें डिमांड की, तो डिमांड फॉर ऑयल जो है वो भी इनइलास्टिक ही होती है। अब डिमांड क्यों इनइलास्टिक होती है, तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ऑयल पेट्रोल होता है वो हमारे इसेंशियल गुड्स में आते हैं, वो हमारी बेसिक नीड्स में आते हैं, हमें डे टू डे लाइफ में वो चाहिए होते हैं। एज एन एग्जांपल मान लो एक कार ड्राइवर है, अब उसकी रोजी रोटी गाड़ी चलाने से चलती है। तो अगर इन फ्यूचर उसका प्राइस इंक्रीज भी हो जाता है पेट्रोल का, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपना काम बंद कर देगा। फिर भी जो है उसके लिए उसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होगी। सिमिलरली मान लो कि अगर मैं डेली अपने ऑफिस कार से जाती हूँ तो मुझे डेली पेट्रोल की ज़रूरत है। अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज भी हो जाता है तब भी मेरे लिए तो वो इसेंशियल गुड होगा ना, क्योंकि मुझे वो डेली बेसिस पे चाहिए। तो मैं हाई प्राइस पे भी उसे इन शॉर्ट रन खरीदूंगी ही खरीदूंगी। बट येस, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लॉन्ग रन हमारी जो डिमांड है फॉर ऑयल एंड पेट्रोल वो इलास्टिक हो जाती है। लॉन्ग रन में बेसिकली क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पे तो यह है कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो हम एकदम से स्विच नहीं करते, बट बहुत टाइम तक प्राइस हाई ही रहा और आगे चल के और इंक्रीज भी हो गया, तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स हमारा वो परमानेंट एक्सपेंस बन जाता है। अगर मुझे पेट्रोल के लिए महीने में 5,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़े तो ऑफ कोर्स मैं स्विच करूंगी ना किसी अल्टरनेटिव वे पे। तो हो सकता है कि पहले मैं कार यूज़ करती थी जाने के लिए और अब मैं मेट्रो पे शिफ्ट हो जाऊं। अब अगर हम बात करें अपने कार ड्राइवर वाले एग्जाम्पल की भी, तो अगर उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं हर महीने 5,000 रुपीज़, तो ऑफ कोर्स उसका तो एक्सपेंस ही बढ़ गया ना। शॉर्ट रन में तो वो एकदम से अपना बंद नहीं कर देगा, बट येस इन लॉन्ग रन वो इस बारे में सोचेगा कि येस ये मेरे को महंगा पड़ रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज ही होता जा रहा है, तो वो फिर स्विच करेगा अपनी चीज़ें। शॉर्ट रन में बेसिकली डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए एकदम से चेंज करना चीज़ों को, लेकिन येस इन लॉन्ग रन हम इतने स्टेबल हो जाते हैं कि हम अपनी चीज़ों को अब चेंज कर पाएँ। तो इन लॉन्ग रन जो हमारी डिमांड होती है वो इलास्टिक हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे सप्लाई की, तो हमारी सप्लाई भी लॉन्ग रन में इलास्टिक हो जाती है।
अब इसका रीज़न क्या है कि जो फर्म्स हैं वो लॉन्ग रन में अपनी चीज़ों को एक्सपेंड कर लेती हैं, लेकिन इन शॉर्ट रन उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो कोई न्यू फैक्ट्री को अराइज कर दे या कोई न्यू मशीनरीज को खरीद ले। अब जो तुम 5 साल के अंदर एक्सपेंड कर लोगे वो तुम 1 साल के अंदर तो नहीं कर सकते ना, तो ये वही लॉजिक है। अब अगर हम बात करें शॉर्ट रन की, जिसमें हमारी सप्लाई इनइलास्टिक है, मतलब कि वो थोड़ी आए जैसी होगी, खड़ी होगी ऐसे। अगर हम डिमांड की बात करें तो वो कुछ ऐसे होगा। अगर हम बात करें लॉन्ग रन की तो उसमें सप्लाई इलास्टिक है तो वो कुछ लोटी हुई होगी ऐसे, और डिमांड भी इलास्टिक है तो वो कुछ ऐसे होगा। इसमें फ्लैटर होगा यहाँ पे और यहाँ पे स्टीपर होगा। अगर हम शॉर्ट रन के डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे हमने ये कर्व ड्रॉ कर दिया, ये हमारा सप्लाई हो गया, ये हमारी डिमांड हो गई, ये हमारा इनिशियल प्राइस हो गया और ये हमारी क्वांटिटी हो गई। अब उन्होंने अपनी सप्लाई को कम करा था ताकि उनकी इनकम इंक्रीज हो जाए, तो हम भी अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं। ये यहाँ पे हमने अपनी सप्लाई को कम कर दिया, ये हो गई S1, ये हमारी थी SO, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई लेफ्टवर्ड, ये हमारा डाउनवर्ड डिमांड कर्व था। हम देख सकते हैं अगर हम इसकी चेंजेस को देखें तो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो ये रहा, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी हो गई, यहाँ पे हमारा प्राइस हो गया। अब लॉन्ग रन का डायग्राम बना देते हैं पहले, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर हम बात करें लॉन्ग रन की तो ये हमारा कर्व हो गया। अब इसमें हमारी सप्लाई और डिमांड फ्लैटर है तो हमने फ्लैटर बना दिए, ये हमारी क्वांटिटी हो गई, ये हमारा प्राइस हो गया, ये हमारा सप्लाई हो गया और ये हमारी डिमांड हो गई। सप्लाई को कम कर देते हैं तो हम उसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे फिर से, तो ये हमने उसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया। SO से वो S1 पे शिफ्ट हो गई। यहाँ पे अगर हम अपनी क्वांटिटी को देखें तो वो ये रही, और अगर हम अपने प्राइस को देखें तो वो ये रहा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लॉन्ग रन में प्राइस जो है वो सिर्फ कितना सा इंक्रीज हुआ, लेकिन अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो वहाँ पे हमारा प्राइस इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो पूरा सीन हुआ क्या कि शॉर्ट रन में इनिशियली जब उन्होंने अपनी सप्लाई को कम करा, उस टाइम पर हमारी जो सप्लाई और डिमांड थी वो इनइलास्टिक थी, तो सप्लाई के कम होने से जो उनका प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहा था। बट इन लॉन्ग रन क्या हुआ, हमारी जो सप्लाई और डिमांड है वो इलास्टिक हो गई, तो उनके सप्लाई को कम करने से हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज इतना हुआ ही नहीं, उनको प्रॉफिट इतना हुआ ही नहीं। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, वाई डिड OPEC फेल टू कीप द प्राइस ऑफ ऑयल हाई, क्योंकि लॉन्ग रन हमारे सप्लाई और डिमांड इलास्टिक हो जाते हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम नहीं आई कि सप्लाई को कम करके प्राइस बहुत हाई चार्ज करेंगे और फिर हम अपना मस्त इनकम कमाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सप्लाई के कम करने से प्राइस रेयरली ही इंक्रीज हुआ और उनकी इनकम में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट एप्लीकेशन, डज ड्रग इंटरडिक्शन इंक्रीज और डिक्रीज द ड्रग रिलेटेड क्राइम। अगेन हम इसका जो आंसर है वो एट द एंड देंगे, पहले हम इस केस को समझते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम को फेस करती है, और वो प्रॉब्लम क्या है, यूज़ ऑफ इलीगल ड्रग। अब अगर हम नोटिस करें यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इलीगल ड्रग्स के यूज़ के बारे में बोला हुआ है, जो सोसाइटी प्रॉब्लम फेस करती है। लीगल ड्रग्स के बारे में नहीं बोला हुआ, जो डॉक्टर हमें एज अ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उनकी बात नहीं हुई। तो इलीगल ड्रग्स की बात हुई है, नशीले पदार्थ जो लोग यूज़ करते हैं उसकी सोसाइटी प्रॉब्लम फेस कर रही है। अब अगर ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। अब एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि जो बंदा ड्रग पे डिपेंड करता है वो अपनी लाइफ तो ख़राब कर ही रहा है, बट अपनी फैमिली की भी करता है। अगर हम दूसरा रीज़न देखें तो जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो रॉबरी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, और वो ज़्यादा क्राइम्स करते हैं। अब क्राइम्स क्यों करते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि नीडेड टू सपोर्ट देयर हैबिट, मतलब कि अगर लेट सपोज कोई बंदा ड्रग एडिक्टेड है और उसके पास इतने सफिशिएंट पैसे नहीं है, अगर वो ड्रग एडिक्टेड है तो ऑफकोर्स उसको कंज्यूम करने के लिए वो पैसे कहीं ना कहीं से तो अरेंज करेगा। हो सकता है वो कोई क्राइम कर दे, हो सकता है वो चोरी चकारी करे अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, ड्रग को कंज्यूम करने के लिए। तो जो गवर्नमेंट है, जो US गवर्नमेंट है,
वो हर साल बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करती है कि हमारी कंट्री में जो फ्लो है ड्रग की जो सप्लाई है वो कम हो जाए। इसमें हमें सिचुएशन भी गिवन है कि लेट सपोज अगर गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है नंबर ऑफ फेडरल एजेंट्स को जो डिवोटेड है वॉर ऑन ड्रग में। वॉर ऑन ड्रग बेसिकली क्या है, वो एक ग्लोबल कैंपेन है जो एम रखता है कि जितनी भी हमारी ये इलीगल ट्रेड्स हो रही हैं ड्रग्स की उनको वो कम करे। तो अगेन अगर उसमें और भी ज़्यादा एजेंट्स भेज देंगे ट्रेड को कम करने के लिए तो हमारा जो फ्लो ऑफ ड्रग है कंट्री में या एरिया में वो कम हो जाएगा। तो इसमें आगे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि व्हाट हैपेंस इन द मार्केट ऑफ इलीगल ड्रग, अगर ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी तो इसको एग्जामिन करने के लिए अगेन वही 3 स्टेप्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो अगर हमारी गवर्नमेंट एजेंट्स को इंक्रीज कर रही है तो उससे हमारी जो फ्लो है ड्रग का वो रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर हमारा फ्लो ऑफ ड्रग कम होगा तो मतलब कि हमारी सप्लाई ऑफ ड्रग भी कम हो जाएगी। तो हमें पॉइंट 1 में पता चल गया कि हमारी किस चीज़ पे इम्पैक्ट होगा, इस वजह से हमारी सप्लाई पे इम्पैक्ट होगा। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं डायरेक्शन की। अगर हमारी सप्लाई कम हो रही है तो मतलब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। थर्ड पॉइंट पे हम अपनी दोनों सिचुएशंस को आफ्टर और बिफोर को कंपेयर करते हैं। अब ड्रॉ करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारी ड्रग की डिमांड है वो शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होगी। अब द रीज़न बीइंग कि वो इनइलास्टिक क्यों होगी, क्योंकि वो हैबिचुअल गुड है और हमें पता है कि अगर हमें किसी गुड की हैबिट होती है तो उसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है कि प्राइस के चेंज होने से हमारी जो डिमांड है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है। अब अगर हमें अपने थर्ड पॉइंट को जिसमें हम ड्रॉ करते हैं दोनों सिचुएशंस को उनको देखें तो मान लो ये हमारा कर्व है, यहाँ पे हमारी सप्लाई नॉर्मल है और जो हमारी डिमांड है वो इनइलास्टिक है, मतलब वो थोड़ी आई की तरह होगी। ये हमारी डिमांड हो गई, ये हमारी यहाँ पे सप्लाई हो गई। अब हमने देखा था कि हमारी सप्लाई कम हो रही थी तो हम अपनी सप्लाई को शिफ्ट कर देंगे लेफ्टवर्ड। तो हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया पैरेलल, ये S से S1 पर शिफ्ट हो गई लेफ्टवर्ड। अगर हम अपने पुराने पॉइंट्स को देखें तो ये हमारी क्वांटिटी है यहाँ पे और ये हमारी यहाँ पे प्राइस है। इसको हम ले लेते हैं P0, इसको हम ले लेते हैं Q0, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको S0। अगर हम अपने आफ्टर पॉइंट्स को देखें तो ये हमारी क्वांटिटी आ गई और ये हमारा न्यू प्राइस आ गया। अगर हम इसमें नोटिस करें तो हमारा जो प्राइस है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया और जो हमारी ड्रग्स की क्वांटिटी कम हुई है वो सिर्फ इतनी सी हुई है। अब ये हमारी जो सिचुएशन है ये हमें पता है कि शॉर्ट रन की है और जो हमारी डिमांड है वो इनइलास्टिक है, मतलब कि डिमांड इतनी भी चेंज नहीं होगी प्राइस के चेंज होने से। हम देख सकते हैं कि इस केस में हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ और इंक्रीज कितना ज़्यादा हुआ, लेकिन जो हमारी डिमांड फॉर ड्रग है वो इनइलास्टिक है, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो हैबिचुअल गुड है। जिसको हैबिट है वो तो कंज्यूम उसको करने ही वाला है, नो मैटर कि उसका प्राइस कितना भी ज़्यादा इंक्रीज क्यों ना हुआ हो। शॉर्ट रन में जो हमारी डिमांड फॉर ड्रग है वो इनइलास्टिक ही होती है, तो प्राइस इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अब लोग तो वैसे भी कंज्यूम करेंगे जिनको उसकी हैबिट है, तो उसको कंज्यूम करने के लिए वो और भी ज़्यादा क्राइम करेंगे जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस केस में इन शॉर्ट रन जो हमारा क्राइम है वो भी बढ़ जाएगा। अब ये तो कोई अच्छी बात हुई नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं ये बिल्कुल बकवास है, इसको छोड़ो, ड्रग इंटरडिक्शन को छोड़ो, हम ड्रग की एजुकेशन को स्प्रेड करते हैं। अब ड्रग की एजुकेशन को जब उन्होंने स्प्रेड करा तो ऑफ कोर्स लोगों को पता चला, चलो जो पुराने ले रहे थे वो तो ले रहे थे, लेकिन जो नए कंज्यूम करने वाले थे उनको पहले से ही पता चल गया कि यस ये कितनी घटिया चीज़ है, इसको हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो इस वजह से जो डिमांड फॉर ड्रग है वो कम हो जाएगी, पहला स्टेप। दूसरा, अगर डायरेक्शन की बात करें तो कम हुई है तो मतलब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो इस केस में अगर हम अपना डायग्राम बनाएं थर्ड स्टेप में, तो ये हमारी सप्लाई हो गई, ये हमारी डिमांड हो गई, ये हमारे इनिशियल पॉइंट्स हो गए। अब अगर हमारी डिमांड कम हो रही है तो हमने ऐसे ले लिया। अगर हम इसके आफ्टर पॉइंट्स देखें तो वो ये आ गए,
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है कि हमारी सप्लाई भी कम हो रही है ड्रग की और हमारा प्राइस भी कम हो रहा है। तो ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ड्रग इंट्रोडक्शन। ड्रग एजुकेशन ज़्यादा अच्छी पॉलिसी है। अब अगर हम वापस आए अपने क्वेश्चन पे, तो वो बोल रहा है कि ड्रग इंट्रोडक्शन से हमारी जो ड्रग रिलेटेड क्राइम्स हैं वो इंक्रीज़ हुए या फिर डिक्रीज़ हुए। तो इसका आंसर देने के लिए हमने देखा कि शॉर्ट रन में हमारे जो क्राइम्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए। लेकिन अगर हम बात करें अब यहाँ पे लॉन्ग रन की, लेट सपोज, तो लॉन्ग रन में हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाएगी। अब लॉन्ग रन में डिमांड इलास्टिक क्यों होगी? क्योंकि अगर इतने लॉन्ग टाइम तक हमारा जो प्राइस है वो हाई रहेगा तो हो सकता है उसके जो कुछ कंज्यूमर्स हैं वो अपनी कंजम्पशन को बंद कर दे, पॉइंट 1। दूसरा हो सकता है कि वो डिस्करेज करे लोगों को, जो न्यू लोग हैं खरीदने जा रहे हैं, जो पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं, वो देखें कि यार ये तो बहुत महंगा है, तो वो भी ना कंज्यूम करें। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो ड्रग की डिमांड है लॉन्ग रन में वो इलास्टिक होती है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ये हमारा कर्व हो गया, ये हमारी सप्लाई हो गई। अब डिमांड इस केस में इलास्टिक है तो वो खड़ी हुई तो नहीं बनेगी, वो नॉर्मल बनेगी। ये हमारे दोनों इनिशियल पॉइंट्स हो गए। अब अगर इस केस में हम अपनी सप्लाई को कम करें, तो यहाँ पे अगर हम अपने दोनों पॉइंट्स को देखें, तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारी सप्लाई ऑफ ड्रग तो कम हो रही है, उसके साथ साथ जो प्राइस थोड़ा बहुत इंक्रीज हो भी रहा है ना, वो ऊपर के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस था और इसमें प्राइस थोड़ा सा ही हाई है। अगर हम इसको इन वर्ड्स भी देखें आगे, इसमें लिखा हुआ है कि जो इफेक्ट है पॉलिसी का वो डिफरेंट होगा लॉन्ग रन में एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट रन, क्योंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिपेंड करती है टाइम हॉरिजॉन पे भी। अब शॉर्ट पीरियड में तो हमने देखा था कि जो हमारी डिमांड फॉर ड्रग है वो इनइलास्टिक थी, लेकिन जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जो हाई प्राइस है वो डिस्करेज करता है यंगस्टर्स को कि वो एक्सपेरिमेंट करे विद ड्रग, मतलब कि ड्रग्स को लेकर देखें कि वो कैसे हैं। देन ओवर टाइम हमारा जो ड्रग एडिक्शन है वो कम हो जाता है लोगों के बीच में। तो जो ड्रग इंट्रोडक्शन है वो शॉर्ट रन में तो क्राइम इंक्रीज करती है, लेकिन इन लॉन्ग रन वो जो है क्राइम कम करती है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अब इसी के साथ हमारा टॉपिक और वीडियो दोनों ही यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।